Hello everyone, this is Renu Uppal. Welcome back to my channel Roots of Special Education. Guys, हम इस सेशन के साथ एक्ट और पॉलिसीज की जो सीरीज है उसे आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस सेशन में हम लोग आरसीआई एक्ट, पीडब्ल्यूडी एक्ट, मेंटल हेल्थ एक्ट, इंडियन लिटरेसी एक्ट ना इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि गाइस ये चैनल रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, जिस पर हम लोग डिप्लोमा, एमएड, बीएड, स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट थ्योरी और प्रैक्टिकल कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर सकते हैं, और यदि आपको कंटेंट बेनिफिशियल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन गाइस इसी सीरीज में यूएनसीआरपीटी पे होगा, जो कि एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे इसका फुल फॉर्म पूछे, चाहे इस एक्ट को फुल क्वेश्चन के रूप में पूछे, 5 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसके ऊपर आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो देखते हैं सबसे पहले कि यूएनसीआरपीटी है क्या। गाइस यूएनसीआरपीटी, जिसका फुल फॉर्म आपके सामने है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अपने आप में एक एक शब्द जो है बहुत सारे मीनिंग को समाहित किए हुए है। यूएन कन्वेंशन हुआ था, जब यूएन की बात कर रहे हैं तो कुछ इसका मतलब है इंटरनेशनल लेवल पे हुआ था। किन के लिए हुआ था? राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो डिसेबल पर्सन है उनके अधिकारों की बात हुई थी। कब हुई थी? तो यार आपके सामने है 2006। ठीक है, तो ये है आपका गाइस फुल नेम यूएनसीआरपीडी। ओके, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन को क्या कहते हैं? अधिवेशन। ठीक है, तो एक सम्मेलन हुआ था इंटरनेशनल लेवल पे जिसमें विकलांग बच्चों के अधिकारों की बात की गई थी। तो यहाँ तक क्लियर है? आई हो। आगे देखते हैं हम लोग एक पिक्चर आपके सामने कि किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे कन्वेंशन होती है। ठीक है, तो ये आपको एक इमेज, आपको एक सम्मेलन आप कह सकते हैं, बड़े लेवल पे अधिवेशन कह सकते हैं, जो आपका दिल करे। तो था कि अगर वन लाइन में आपको इसको एक्सप्लेन करना हो, सपोज वाइवा में ही कोई आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज यूएनसीआरपीटी, देन यू कैन से मैनी promised at international level with 50 articles on rights of person with disability। ये जो आपके सामने मैं इसको एक कंक्लूड करके लाई हूँ गाइस, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो गई हैं। ये आपका वन लाइन आंसर है। जब भी आप चीजों को समझा कीजिए, डेफिनेशन, मीनिंग, ये सब कुछ तो ठीक है, समझना होता है, लेकिन आप उस चीज को समझ करके कंक्लूड करके जब आप किसी अननोन पर्सन को उस चीज को समझाते, तो यदि आपको किसी अननोन को बताना हो ये सेशन खत्म होने के बाद व्हाट इज यूएनसीआरपीटी, देन आप ये एक लाइन में आप सारी चीजें उसको समझा सकते हैं। क्या? मैनी promised at international level with 50 articles on right of person with disability। एक एक तरह का क्या हुआ था, 50 लेखों के साथ में, जहाँ पे 50 आर्टिकल्स थे, विकलांग बच्चों के अधिकारों की बात की गई थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई वादे किए गए थे, कई प्रॉमिस किए गए थे। चलिए, और जब इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कई कंट्रीज इसमें शामिल है। ठीक है, तो देखते हैं आगे चल करके। तो यूएनसीआरपीटी मीन्स यूएनसीआरपीटी, और इसको थोड़ा और गहराई में देखने का प्रयास करते हैं। व्हाट इज यूएनसीआरपीटी? इट इज एन एग्रीमेंट बाय कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, है ना। एक एग्रीमेंट किया गया था, किसके द्वारा? अलग अलग देशों के द्वारा। ठीक है, जिसे इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, द वर्ल्ड टू मेक श्योर द पीडब्ल्यूडीज एंड पीपल विदाउट डिसेबिलिटी आर ट्रीटेड इक्वली। इसे कंक्लूड किया जा रहा है कि यूएनसीआरपीटी का जो एग्रीमेंट था अलग अलग देशों के बीच में, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व स्तर पर, क्या कहना चाह रहा था वो? टू मेक श्योर, ये सुनिश्चित करना चाह रहे थे कि द पीडब्ल्यूडीज एंड पीपल विदाउट डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी, दोनों को इक्वल जो है, एक समान जो है वो ट्रीट किया जाए। दिस इज यूएनसीआरपीटी एक्चुअली सेज। ओके, ना मूव करते हैं, जैसे जैसे स्लाइड्स आगे जाएंगे गाइस, आप और गहराई से जो है इस एक्ट को समझते चले जाएंगे ना। कन्वेंशन एक नया कंसेप्ट है, लॉ से रिलेटेड, आपका जो है कानून से रिलेटेड जो है लीगल एक शब्द है कन्वेंशन, जिसे अधिवेशन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये कन्वेंशन क्या कहता था गाइस? ठीक है, कन्वेंशन का सबसे पहले तो मतलब देखें हम लोग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और लीगल इंस्ट्रूमेंट। ये एक तरह का लीगल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, कानूनी साधन आप इसे कह सकते हैं। इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कोई समझौता हो रहा है। अब समझौता होता है तो एक से दो व्यक्ति होंगे ना जो लोग समझौता करेंगे, तो यहाँ पे जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे समझौता हो रहा है तो वहां पर कौन लोग हैं?
वहां पर जो है बहुत सारे देश हैं, है ना, बहुत सारे देश हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके बीच में समझौता हो रहा है। अब क्वेश्चन आएगा भाई कौन से देश थे, कितने देश है, देश तो बहुत सारे हैं वर्ल्ड में, है ना। तो आगे देखते हैं हम लोग कितने देश इसमें शामिल थे। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये कन्वेंशन का मतलब क्या होता है। इसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट या लीगल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। ओके, द टर्म कन्वेंशन इज ऑल्सो यूज टू इंटरनेशनल लॉ टू रेफर टू सर्टेन फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल सच एज द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, पर्सन विद बच्चों के अधिकारों की जहाँ बात की जा रही है ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आप कोई मुद्दा लेकर के आ रहे हैं, उसके बारे में हम कोई बात कर रहे हैं। ठीक है, चाहे आपका जो है वो क्लाइमेट के ऊपर बात हो रही है ना, चाहे वो आपकी किसी चीज के संरक्षण की बात हो रही है ना। तो ये सारी चीजें आपकी किसमें की कन्वेंशन में, जिसको, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम है, वो जो मुद्दा है, वो किसी एक देश का विषय नहीं है, वो कई देशों से संबंधित है। तो उसके स्तर पे जब हम लोग मीटिंग एक तरह की हो रही है, लेकिन वो मीटिंग इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है, देश मिल रहे हैं, तो देश में क्या होगा, पूरा देश नहीं खड़ा हो जाएगा, देश से एक रिप्रेजेंटेटिव वहां पर जाएगा। वो गृह मंत्री हो सकते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, या कोई और भी हो सकते हैं। तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, तो वो जो बात कहेंगे वो हमारे देश की तरफ से कही गई बात होगी। वो जिस चीज पे सिग्नेचर करके आएंगे तो पूरे देश को उस चीज को मानना पड़ेगा। इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिवनेस, है ना, प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ये चीज है गाइस, है कन्वेंशन। क्लियर है कन्वेंशन क्या होता है? सिंपल मीनिंग, इंटरनेशनल तौर पे एक समझौता हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक समझौता हो रहा है। किसके बीच में होगा? ऑब्वियसली बहुत सारे राष्ट्र उसमें होंगे, बहुत सारे देश उसमें शामिल होंगे। तो आगे मूव करते हैं। अब यूएनसीआरपीटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये फैक्ट आपको जानने होंगे, बहुत जरूरी है, याद भी रखने पड़ेंगे, टू द पॉइंट, इनमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। वो फैक्ट क्या है गाइस, कि कहीं बोलता है 2006 में आया है, कहीं कहते हैं 2008 में आया है, तो ये है क्या? कई बार पूछ लेता है कि कब आया यूएनसीआरपीटी। तो कन्वेंशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 13 दिसंबर 2006, दैट्स व्हाई फर्स्ट स्लाइड पे 2006 लिखा हुआ, क्लियर। तो लेकिन फोर्स में कब आया? फोर्स में आया 3 मई 2008 को, क्लियर है। तो अब इसमें मैंने बताया ना कि जब इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत सारी कंट्रीज इसमें शामिल है। तो कितने कंट्रीज इसमें शामिल है? टोटल गाइस इसमें 20 जो देश थे, फिर 20 कंट्रीज, या इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज को स्टेट भी कहा जाता है। तो 20 स्टेट्स जो है हैड रेटिफाइड द कन्वेंशन, उन्होंने कन्वेंशन को जो है वो अटेंड किया और रेटिफाइड किया उसे। देखिए, द कन्वेंशन वॉज ओपन फॉर सिग्नेचर। कन्वेंशन क्या हुआ? ओपन सिग्नेचर के लिए कब ओपन हो गया था? उसकी डेट आपके सामने गाइस दे रखी है, कब हुआ था? 30/3/2007। ठीक है, पहले तो अडॉप्ट किया गया 2006 में, फिर सिग्नेचर के लिए भाई कौन कौन से देश जो है इसके लिए एग्री करते हैं, तो उसको सिग्नेचर के लिए ओपन करते हैं। और इंडिया ने वेरी फर्स्ट डे, जिस दिन ओपन किया गया, इंडिया साइन द कन्वेंशन, इंडिया ने उसे जो है वो साइन किया, उस कन्वेंशन को उसी दिन ही साइन किया। ठीक है, तो बाय रेटिफाइंग द कन्वेंशन, क्योंकि हमने कन्वेंशन को साइन कर दिया है, हमने उसको मान लिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इंडिया है, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं, है ना, तो हम इसका पार्ट है। तो अब इसमें क्या हो गया? जब उसको रेटिफाइड कर दिया गया, उसे मान लिया गया, उसे स्वीकार कर लिया गया, उस एग्रीमेंट को, तो उसका मतलब क्या है गाइस? उसका मतलब है इंडिया इज नाउ ओबिलाइज्ड टू implement the provision of the convention by reviewing, amending and implementing the existing local laws to adapt a convention। क्या मतलब हो गया इसका? कि जब हमारे देश के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधित्व हैं, उन्होंने जब इस कन्वेंशन को साइन के लिए ओपन किया गया कि कौन कौन इससे सहमत है ना, तो इंडिया ने सबसे पहले इस पे साइन किया, है ना। रेटिफाइज का मतलब होता है गाइस, ये वर्ड आपको थोड़ा सा नया दिखाई दे रहा है। तो रेटिफाइड का मतलब होता है अप्रूव करना, मानना, अपनी सहमति देना, क्लियर। तो बाय रेटिफाइंग द कन्वेंशन, हम, क्योंकि हम ना, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने उसे अप्रूव कर दिया। अब अप्रूव करने से क्या होगा कि हम ऑबिलाइज्ड हो गए उसे इम्प्लीमेंट करने में। रिव्यूइंग, अमेंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, ये तीनों चीजों करने में किसको? हमारे जो लोकल लॉज थे, हमारे जो डोमेस्टिक लॉज थे, उनको अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, क्लियर। तो ये कुछ फैक्ट याद रखने होंगे, मैं फिर से की रिवाइज कर रही हूँ। दिसंबर 2006 में कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया, मई 2008 में कन्वेंशन जो है फोर्स में आया, है ना, लागू हो गया आम लोगों पर।
और जो है 20 देश जो है इसे उन्होंने अप्रूव किया था इस कन्वेंशन को। और कन्वेंशन जो है सिग्नेचर के लिए 2007 में, मार्च 2007 में ओपन किया गया था, और इंडिया ने वेरी फर्स्ट डे जो है इस पे साइन किए थे। ओके, आई थिंक उस समय हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने, आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो उन्होंने जो है इसको हमारा जो है प्रतिनिधित्व जो है वो हमारे देश का किया था। ना मूव करते हैं आगे। एम्स एंड विजन ऑफ द यूएनसीआरपीटी क्या था, उद्देश्य क्या था यूएनसीआरपीटी का? द पर्पस ऑफ द यूएनसीआरपीटी इज टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एंश्योर, ठीक है, एंश्योर द फुल एंड इक्वल एंजॉयमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स। क्या पर्पस था इसका, क्या उद्देश्य था, विजन था यूएनसीआरपीडी का? उसका मुख्य उद्देश्य था कि प्रत्येक विकलांग व्यक्ति के सभी मानवीय अधिकारों को, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक विकलांग व्यक्ति के सभी मानवीय अधिकारों को प्रमोट किया जाएगा, जिसे हिंदी में संवर्धन कहा जाता है ना, प्रोटेक्ट किया जाएगा, संरक्षण मतलब कि, ठीक है, और एंश्योर किया जाएगा मतलब कि सुनिश्चित करा जाएगा कि उनकी स्वतंत्रता का जो है वो आदर किया जाए, रिस्पेक्ट फॉर देयर इनहेरेंट डिग्निटी, उनका जो सम्मान है उसे बढ़ावा दिया जाए, उस सम्मान को बनाए रखा जाए। तो ये मुख्य उद्देश्य था गाइस यूएनसीआरपीटी को लाने का। क्या था, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड इंश्योर द फुल एंड इक्वल एंजॉयमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स। सभी अपने अधिकारों को जो है वो उनके अधिकारों को बढ़ावा देना चाहिए, उनको सुरक्षित भी रखना है, और इंश्योर करना है कि वो सारे अधिकार जिनके लिए बनाए गए उनको मिल जाए। क्लियर, ये था यूएनसीआरपीटी का विजन। ये कोई नया लॉ नहीं लेकर के आया था, ठीक है। तो ये हमारे जो पुराने डोमेस्टिक लॉज थे उनको स्ट्रेंथन करने के लिए आया था, कि उसको कागजों में मत रखिए, उसको लागू कीजिए, वो जिनके लिए बनाए गए उन तक वो चीजें पहुंचे। ओके, ये था गाइस इसका मुख्य उद्देश्य। ओके, आगे मूव करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द कन्वेंशन, इस कन्वेंशन का अब क्या सिग्निफिकेंस हुआ, है ना, हमने लागू कर लिया, हमारे प्रधानमंत्री रेटिफाइड करा है, अप्रूव करा है, तो सिग्निफिकेंस क्या है एक्चुअल में, विकलांग बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे आर्टिकल को कंक्लूड कर रहा है। इट, दिस एक्ट डज नॉट क्रिएट एनी न्यू राइट्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। फिर से कि ध्यान दीजिएगा, फिर आपको इसीलिए मैंने बोल्ड करके यहाँ पे मेंशन किया है कि ये जो यूएनसीआरपीडी आपका जो इंटरनेशनल एक्ट है, ये किसी भी तरह का कोई नया अधिकार जो है वो क्रिएट नहीं कर रहा है विकलांग बच्चों के लिए। हाँ, तो कर क्या रहा है फिर ये? However, it reforms or strengthen that the government and society will ensure that a person with disability will get all basic human rights as an equal members। ठीक है, ताकि कोई नया राइट नहीं बना रहा है, वो कह रहा है कि जो राइट है ऑलरेडी उनको, जो हमारे डोमेस्टिक लॉज के अनुसार हर 20 देश थे, 20 देश में विकलांग बच्चे हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में है ये पॉपुलेशन। ओके, तो हर देश के अंदर उनके लिए अधिकार बनाए गए, उनके कानून में वो चीज शामिल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कागज में चीजें हैं, एक्ट में चीजें हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में नहीं है। व्हाट इज दिस ग्राउंड रियलिटी? ग्राउंड रियलिटी का मतलब है कि जिनके लिए चीज बनाई गई उन तक वास्तविकता में पहुंच ही नहीं रही है, उन्हें अवेयरनेस ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे अधिकार है। ठीक है, तो यूएनसीआरपीटी कोई नया अधिकार नहीं बना रहा था, कोई नया कानून नहीं बनाया। वो क्या कहता है कि सभी अपने अपने देश में वापस जाए, और जो आपके डोमेस्टिक लॉज बने हुए हैं उनको आप स्ट्रेंथन करें और इंश्योर करें कि विकलांग बच्चों को भी वो अधिकार मिले, वो बेसिक ह्यूमन राइट मिले, वो आधारभूत मानवीय अधिकार मिले। ठीक है, ध्यान दीजिएगा लाइन क्या बोल रहा है, वो सारे आधारभूत मानवीय अधिकार मिले जो कि उसके साथ का जो नॉन डिसेबल है, जो कि विकलांग नहीं है, उनको जो अधिकार मिले इक्वल मेंबर की तरह, किसी तरह का कोई नॉन डिस्क्रिमिनेशन जो है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट यही कह रहा है ना, वो हमारा डोमेस्टिक लॉ है ना, हम उसको लागू करेंगे, लेकिन कितने लोगों को नहीं मिल रही है चीजें प्रॉपर वे में, कुछ ही परसेंटेज तक वो चीजें पहुंच रही है। तो यूएनसीआरपीडी ने बाद में, अब ये वो आया था 1995 में, ये आ रहा है 2006 में आकर के डॉक्टर है, 2008 तक फोर्स में आ रहा है, तो ये उसी को स्ट्रेंथन कर रहा है। भाई उससे पहले आपका आरसीआई एक्ट भी आ चुका है, उससे पहले आपका पीडब्ल्यूडी एक्ट भी आ चुका है, उससे पहले नेशनल ट्रस्ट एक्ट भी आ चुका है, पॉलिसीज भी आ चुकी है।
ठीक है। लेकिन ये यूएनसीआरपीडी यही हमको संदेश देने आया, यही कहने आया कि जो चीजें बनी हुई हैं वो एक्चुअल में उनका उद्देश्य पूरा हो, और आप सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो इंश्योर करे कि जिनके लिए जो चीजें बनाई गई हैं वो अधिकार उनको मिले, वो इक्वल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी की तरह उनको ट्रीट किया जाए, डिसेबल और नॉन डिसेबल में किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ना किया जाए। क्लियर? क्रिएट एंड नो एंड कोई मतलब नया कानून जो है वो क्रिएट नहीं किया जा रहा, ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा, बिल्कुल भूलनी नहीं है ये बात को। आगे मूव करते हैं। द कन्वेंशन ब्रिंग्स अबाउट अ कंप्लीट चेंज इन आवर थिंकिंग, पैराडिगम शिफ्ट अबाउट पीडब्ल्यूडीज एंड देयर राइट्स, एबिलिटीज एंड लिमिटेशन। ये क्या पैराडिगम की बात कर रहा है भाई? ये क्या है पैराडिगम? है ना, प्रतिमान, क्या परिवर्तन हो रहा है ना, प्रतिमान, पैराडिगम बोलते प्रतिमान, तो कौन सा प्रतिमान? आप सब जानते होंगे गाइस कि हम लोग तीन मॉडल्स, प्रतिमान को बोलते हैं मॉडल्स, है ना। तो तीन मॉडल्स की बात करते हैं हम जब डिसेबिलिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले गाइस मेडिकल मॉडल आया था। क्या बोलता था ये मेडिकल मॉडल? कि डिसेबल पर्सन क्या है? एक पेशेंट है, मरीज है, ठीक है, जिसे किसी न किसी प्रकार की मेडिकल प्रॉब्लम है, और इस कारण उन्हें उपचार और देखभाल की आवश्यकता होती है। उन्हें हमेशा नॉन डिसेबल लोगों की जो है सहायता की आवश्यकता होती है, वो लोग ये मानते हैं, ठीक है। वे अपने निर्णय नहीं ले सकते हैं, और फिर वो कहते हैं कि जब तक ये ठीक नहीं हो सकते हैं, इन्हें घर पर ही रखना चाहिए, किसी भी सामाजिक एक्टिविटी में इन्हें भाग नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो अब ये तो बहुत पुरानी बात होगी ना मेडिकल मॉडल की, कि हम इन्हें बस बीमारी समझ रहे हैं, है ना, प्रॉब्लम है। आपको याद है जब मैंने इंडियन ल्यूनेसी एक्ट और मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे में बताया था, क्या बोलता था इंडियन ल्यूनेसी एक्ट? दोनों को, मेंटल इलनेस और मेंटल रिटार्डेशन, बोथ आर द सेम, है ना, ये बोलता। अब क्योंकि मेंटल इलनेस एक बीमारी है, तो भैया इनको भी आप वहीं छोड़ करके आ जाइए हॉस्पिटल में। कहीं एजुकेशन की बात नहीं आ रही, कहीं समाज में भागीदारी की कोई बात नहीं आ रही है। ओके, तो ये कहता है यहाँ पे इस सोच को बदलना था, इस थिंकिंग को बदलने की आवश्यकता थी। इसी को बोलते हैं डिसेबिलिटी की मॉडल्स, ठीक है। कभी इन फ्यूचर हम लोग जो है अपकमिंग सेशंस में मैं जरूर डिसेबिलिटी के मॉडल्स भी डिस्कस करूंगी गाइस, ठीक है। तो प्रतिमान की बात करें तो मेडिकल मॉडल आपको समझ में आ गया। मेडिकल मॉडल जो है इनको प्रॉब्लम की तरह, मेडिकल प्रॉब्लम समझ रहे हैं, बोल रहे हैं जब तक ये ठीक ना हो तब तक इन्हें इंस्टीट्यूशन में ही रखा जाए, घर पे ही रखिए, जब ठीक हो जाए तो इन्हें सोसाइटी में प्रतिभागी बनने का अधिकार है। अब ये मॉडल जो है वो चेंज हो चुका है, आज इस मॉडल का कोई अस्तित्व नहीं है। सोशल मॉडल आया फिर। सोशल मॉडल बोलता है कि नहीं, ये भी तो समाज का ही पार्ट है, डिसेबिलिटी कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम थोड़ी ना है, ये तो सोशल प्रॉब्लम है, सामाजिक समस्या है। जब सामाजिक मुद्दा है तो पूरे समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है विकलांग बच्चा, क्यों एक परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? परिवार भी तो समाज का ही पार्ट है ना। तो वो बोल रहा है कि सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये आया आपका सोशल मॉडल। जब सोशल मॉडल आया तो कहीं ना शिक्षा की बात भी आने लगी इनकी। शिक्षा है, ठीक है, शिक्षा दीजिए, चाहे विशेष शिक्षा ही दीजिए, ये भी तो अपने जो नॉन डिसेबल जो इनके पीयर्स है उन्हीं के इक्वल है, उन्हीं के बराबर है, उनकी इनके भी तो वैसा ही यू नो इनकी भी तो वही रिक्वायरमेंट है, वैसे ही नीड है। तो ठीक है, आप एजुकेशन नहीं तो स्पेशल एजुकेशन ही दे दीजिए। सोशल मॉडल आया, कहते हैं सबके लिए एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, ओके। फिर आया ह्यूमन राइट मॉडल, है ना। तो ये पैराडिगम जो है वो शिफ्ट हो गए, और ये ह्यूमन राइट की बात आपका जो है, आपको उसको ह्यूमन राइट वाला जो मॉडल है उसको ये स्ट्रेंथन कर रहा है, उसको ये सपोर्ट कर रहा है आपका यूएनसीआरपीडी। इसलिए नाम में ही झलक रहा है यूएनसीआरपीडी, है ना। क्या बोल रहा है? राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो कन्वेंशन हुआ था। तो तो ये आ गया आपका ह्यूमन राइट। तो इसीलिए ये देखिए पैराडिगम शिफ्ट जो वर्ड है, इसे ध्यान दीजिएगा। कंप्लीट चेंज इन अवर थिंकिंग, हमारी थिंकिंग कहाँ देखिए मेडिकल मॉडल से आकर के कहाँ आ गई? ह्यूमन राइट मॉडल पे शिफ्ट हो गई है, ठीक है। तो धीरे धीरे चीजें जो है बदल रही है, धीरे चीजें जो है। दूसरी चीज, यूएनसीआरपीडी स्टेट दैट डिसेबिलिटी इज द रिजल्ट ऑफ एन अनसपोर्टिव एनवायरमेंट। डिसेबिलिटी किस चीज का है? डिसेबिलिटी जो है अनसपोर्टिव एनवायरमेंट, है ना। सपोर्ट, अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं सब मिलकर के, सोसाइटी सपोर्ट कर रही है, देश सपोर्ट कर रहा है, फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो डिसेबिलिटी कुछ है ही नहीं। डिसेबिलिटी क्या है? एक इंडिविजुअल डिफरेंस है, हम सब में भी तो भिन्नता है, उनमें भिन्नता थोड़ी सी ज्यादा है, देखो। तो जब हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जब हम विकलांगता को, जब हम विकलांग बच्चों के पेरेंट्स को एक सिंपल एक वर्ड यूं कहेंगे कि आप अकेले नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, हम सब आपके साथ है। ये बच्चा, एक नॉर्मल बच्चा होता है वो सिर्फ उस फैमिली के लिए, वो फैमिली का बच्चा है, वो संभालेंगे जी, दो बच्चे हैं जी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जब बच्चा विकलांग होता है
जब उसमें किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरे समाज की हो जाती है। केवल जिस दिन ये सोच आ जाएगी गाइस, और ये सोच को हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे, आई थिंक आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो बीइंग एज ए स्पेशल एजुकेटर, चाहे आप स्पेशल एजुकेटर हैं, चाहे आप स्पेशल एजुकेटर बनने जा रहे हैं, इस चीज को गांठ मार ली। हमने पेरेंट्स से जब बात करनी है, पेरेंट्स तो ये चीज आपको पेरेंट्स को कन्विंस करना है, ये पेजेस पेरेंट्स के दिमाग में डालनी है कि ये जो डिसेबिलिटी है वो आपकी अकेले की नहीं है, आप जैसे और बहुत सारे पेरेंट्स हैं, और ये जो प्रॉब्लम है ये पूरी समाज की प्रॉब्लम है। हम सब आपके साथ है, बीइंग एज ए प्रोफेशनल हम इंटरवेंशन कर रहे हैं ना, तो हम आप सब आपके साथ है। तो वहां पे पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम है, पेरेंट्स का जो दुख है, वो सारा जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। लेकिन डील करना है इम्पेथेटिक, सिंपैथी से डील नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, कभी फ्यूचर में चर्चा करेंगे सिंपैथी एम्पैथी क्या होता है। ओके, और दूसरी चीज, द कन्वेंशन स्ट्रांगली कॉल्स फॉर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव, आपका जो कन्वेंशन है वो इंक्लूसिव एजुकेशन को, इंक्लूसिव सोसाइटी को जो है वो बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की बात कर रहा है। कैसे, इसके आर्टिकल्स में आगे हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ये था गाइस सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस। कोई नया कानून नहीं, क्या करना है आपको, पुराने वाले को इंश्योर करिए। दूसरी चीज, अपनी सोच को बदलना है, सोच बदलिए, मेडिकल से ह्यूमन राइट पे आ गया। क्लियर, आगे मूव करते हैं। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द कन्वेंशन। अब कोई भी जब कन्वेंशन है, कोई भी एक्ट है, उसके कुछ सिद्धांत है जिसके ऊपर वो आधारित होती है, जिसको आप जो है वो फाउंडेशन बोल सकते हैं। तो कौन कौन से सिद्धांत हैं? सिद्धांत मैंने आपको पहले भी बताया, हमने करिकुलम के सिद्धांत पढ़े, हमने ग्रोथ डेवलपमेंट के सिद्धांत पढ़े। तो सिद्धांत क्या होते हैं, अगर आपको याद होगा तो, ये गाइस इसके बेस होते हैं, उसके फाउंडेशन, उसके पिलर आप कह सकते हो। तो ये जो यूएनसीआरपीडी एक्ट है, इसके क्या पिलर है ना? तो ये कुछ आपके सामने कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। अगर आपको पॉइंट समझ में आते हैं, ये याद रहते हैं, तो आप समझिए कि आपको पूरा का पूरा एक्ट जो है वो समझ में आ गया है। ठीक है, तो जनरल प्रिंसिपल्स क्या है? लाइक सबसे पहली चीज वो क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट फॉर इनहेरेंट डिग्निटी, इंडिविजुअल फ्रीडम टू मेक वंस ओन चॉइस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, एज आई डिस्कस्ड टिल नाउ, कि डिसेबल पर्सन की जो है वो इनहेरेंट डिग्निटी की रिस्पेक्ट करने की बात कर रहा है ये एक्ट, है ना? उनके इंडिविजुअल फ्रीडम की बात कर रहा है, उनकी चॉइसेस की बात कर रहा है, नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा है। इन्हें भी सामान्य व्यक्तियों के ट्रीट तरह ट्रीट किया जाए, इनकी भी चॉइसेस पूछी जाए। जैसे एक सामान्य बच्चा होता है ना हमारा, हम पूछते हैं ना, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उसको वीकली जो है आप उसको, वीकेंड पे आप उसको कहीं घूमने लेकर के जाते हैं, उसकी चॉइस के कपड़े पहनाते हैं, सारी चीजें उससे पूछते हैं ना। तो फिर एक विकलांग बच्चे को क्यों नहीं ऐसा करते, उनको क्यों ऐसा करते? उनको तो हम बोलते हैं क्यों, इसको कोई समझ ही नहीं है, इसको जो हो वही डाल दीजिए, क्यों डाल दीजिए? उसकी भी समझ, उससे भी चॉइस पूछिए। ठीक है, तो ये चीज है इनहेरेंट डिग्निटी, इंडिविजुअल फ्रीडम, मेक ऑन चॉइसेस और इंडिपेंडेंस ऑफ पर्सन। फिर दूसरी चीज बोल रहा है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना। ये भेदभाव किसके बीच में? नॉन डिसेबल और डिसेबल के बीच में। नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? भेदभाव, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, किन के बीच में? डिसेबल और नॉन डिसेबल के बीच में, किसी भी आधार पर, किसी भी आधार पर। इसको हमने जब पीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ा था तो बहुत अच्छे से उसमें भी एक आया था ना चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर है नॉन डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। तो जरा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा चैप्टर है जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है पीडब्ल्यूडी एक्ट में। ओके, तो आगे चलते हैं। फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं सोसाइटी में, है ना? कि उनका पूरा पार्टिसिपेशन होना चाहिए सोसाइटी में, उनके जो एज ग्रुप के जो नॉर्मल बच्चे हैं, पीयर्स हैं। एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहा है कि सुलभता हो, वो सारी चीजों को एक्सेस कर सके, उनको ये अधिकार होना चाहिए। एक्सेस का मतलब है, चाहे वो स्कूल में जा रहे हैं, चाहे करिकुलम की एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, चाहे शिक्षा की बात कर रहे हैं गाइस, है ना? चाहे आप कहीं पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं किसी, तो सारी चीजों को जो है एक्सेस, सुलभ, आसान बने उनके लिए, कोई भी उनके लिए किस तरह का कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। तो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, बाधा मुक्त वातावरण, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, जहां भी डिसेबल बच्चे को जाना है, वो सारा डिसेबल फ्रेंडली होना चाहिए, उन्हें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। ताकि क्यों? क्योंकि वो विकलांग है, इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। ये एक्ट ऐसा है जिसने वुमेन विद डिसेबिलिटी के बारे में बात करी, है ना? तो मैन और वुमेन को भी जो है वो इक्वल, खासतौर से डिसेबल की जब हम बात करें, वुमेन आज के आपके सिनेरियो में आप देख ही रहे हैं
कि वुमेन में ही जो है वो इतनी सारी वुमेन का ही मैटर आता है तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने दिख रही है, लेकिन और जब वुमेन विद डिसेबिलिटी हो जाता है, इधर से वुमेन है और ऊपर से डिसेबिलिटी है, तो प्रॉब्लम जो है वो शायद मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इस एक्ट ने जो है इक्वालिटी की बात करी मैन एंड वुमेन की, क्योंकि डिसेबिलिटी के ऊपर है तो ऑब्वियसली डिसेबल मैन और वुमेन की बात करें। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एज पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। कि ह्यूमन डाइवर्सिटी हमने पढ़ी थी ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, इंडिविजुअल उनकी जो भी डाइवर्सिटी है उसको हमें स्वीकार करना है, ना केवल स्वीकार करना है उनको, उनको जो है सोसाइटी का पार्ट बनाना है। वो उसके हिसाब से किसी प्रकार का हमें कोई भेदभाव नहीं करना, रिस्पेक्ट भी करना है और एक्सेप्ट भी करना है उनकी डाइवर्सिटी को, विभिन्नता को। रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी टू प्रिजर्व देयर आइडेंटिटीज। ठीक है, उनके अधिकारों को हमने रिस्पेक्ट करना है, आदर करना है, ताकि उनकी पहचान जो है वो बनी रहे। वो विकलांगता से ना पहचाने दें कि माइल्ड मेंटल रिटार्डेड है, सीवियर मेंटल रिटार्डेड है, ये तो सीपी है, ये ऑटिस्टिक है, नहीं। उनकी पहचान उनके नाम से होनी चाहिए, जैसे कि एक नॉर्मल व्यक्ति की होती है। ठीक है, डिसेबिलिटी लेबलिंग जो है ये सारे गाइस नॉर्मलाइजेशन के ही पार्ट है। आपके जो है, चाहे वो एंटी लेबलिंग है, चाहे इंटीग्रेशन है, चाहे वो इंक्लूजन है, ठीक है, चाहे सेल्फ वॉल्गराइजेशन है, ये सारे क्या है गाइस, नॉर्मलाइजेशन के ही पार्ट। ठीक है, तो हम जब डिस्कस करेंगे फर्दर कभी नॉर्मलाइजेशन, तो इस कंपोनेंट्स को जो है मैं आपको बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो रिस्पेक्ट फॉर उनका रिस्पेक्ट करने उनके राइट्स का, ताकि वो अपनी पहचान जो है वो प्रिजर्व करके रख सके, वो अपने नाम से पहचाने जाए, जैसे एक आम बच्चा व्यक्ति पहचाना जाता है, ना कि वो अपनी डिसेबिलिटी से पहचाने जाए। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आर्टिकल्स, तो क्या बताया था, 50 आर्टिकल्स का प्रॉमिस किया गया था इस एक्ट में। तो कौन से आर्टिकल्स हैं गाइज, मैंने 50 आर्टिकल्स यहाँ पे एनलिस्ट जरूर करे, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए या एजुकेशन का स्टूडेंट होने के नाते ये कुछ एक आर्टिकल्स है जो कि हमारे लिए, चाहे वो सीटेट की बात करें, एस्टेट की बात करें, डीएसएसबी की बात करें, ये आपका यूएनसीआरपीटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज। ठीक है, डिप्लोमा के एग्जाम्स हैं, बीएड के लिए है, तो कुछ गाइज कई बार आर्टिकल्स पूछ लेता है कि आर्टिकल 6 किसके बारे में बात कर रहा है, ये वुमेन विद डिसेबिलिटी किस आर्टिकल में आता है, एजुकेशन किस सेक्टर में आता है ना, एक्सेसिबिलिटी की किस आर्टिकल में बात करें। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं या एजुकेशन के कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, कुछ एक आर्टिकल्स गाइस इसके इंपॉर्टेंट है जिन्हें मैंने हाईलाइट करा। बाकी आर्टिकल्स आप गो थ्रू करिएगा गाइस, और इससे भी ज्यादा यदि आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप फिर से कि मैं कहूंगी कि ओरिजिनल जो एक्ट है आप उसे डाउनलोड करके और फिर आप उसकी एक रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है, आर्टिकल 3 जिसमें प्रिंसिपल्स की बात की गई है कन्वेंशन के, आर्टिकल 5 जिसमें इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है, आर्टिकल नंबर 6 बहुत बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, वुमेन विद डिसेबिलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 9 एक्सेसिबिलिटी की बात करता है। आर्टिकल नंबर 10 राइट्स टू लाइफ की, है ना, जीने का अधिकार है। और आर्टिकल 8 भी कई बार अवेयरनेस की बात करता है ना, कई बार इससे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑल्दो मैंने हाईलाइट नहीं करा है, तो लेकिन आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। और गाइस आर्टिकल नंबर 17 प्रोटेक्टिंग द पर्सन, पर्सन की सुरक्षा की बात कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, दैट इज आर्टिकल नंबर 24, इट इज फॉर एजुकेशन, एंड आर्टिकल नंबर 27 फॉर वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। तो कैसे कुछ एक 5-6 आर्टिकल हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने आपकी सुविधा के लिए हाईलाइट भी करा, तो आप इनको जो है याद कर सकते हैं, आप इसे रट्टा मारिए या जैसे भी, तो आप इनको जो है वो याद रखना इनके लिए इम्पोर्टेंट। बाकी आर्टिकल्स गाइस आप जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं, है ना। फिर भी मैंने इसलिए पांचों आपके सारे 50 आर्टिकल्स का जो है वो एनलिस्टिंग जो है यहाँ पे, इनके बारे में और डिटेल में पढ़ना हो तो आपको ओरिजिनल जो आर्टिकल है उसको गो थ्रू करना होगा, उसको रीडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है गाइस, तो हम लोग लास्ट पॉइंट पे हैं कि यूएनसीआरपीटी के ये सारा तो हमने डिटेल में पढ़ लिया गया, इसकी क्या प्रिंसिपल है, कैसे आया, क्या होता है, ये सब है, चैलेंजेस क्या है इम्प्लीकेशन करने के, है ना। तो बहुत सारे चैलेंजेस है गाइस, कोई भी चीज आती है तो इतने आसान नहीं है उसको कि आप लाएंगे और जैसा हम सोचेंगे वैसा का वैसा ही हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये इंक्लूसिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं, हम इंक्लूजन की बात करते हैं, कितने लोग आप लोग मानते हैं कि फुल इंक्लूजन पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, ग्राउंड रियलिटी में पॉसिबल है ही नहीं। किताबें छाप दीजिए, एक्ट लिख लीजिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में फुल इंक्लूजन कैसे पॉसिबल है, आप मुझे बताइए।
आप माइल्ड को आप कैसे भी करके लेकर के जाएंगे जनरल स्कूल तक, मॉडरेट को भी लेके चले जाएंगे, है ना, लेकिन कहाँ जाएंगे मल्टीपल डिसेबल, कहाँ जाएंगे सीवियर डिसेबल, है ना, और प्रोफाउंड का तो फिर कोई सवाल ही नहीं आ रहा। तो ये हाई सपोर्ट नीड वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? तो इनके लिए तो इंस्टीट्यूशन और स्पेशल स्कूल्स रहेंगे, है ना। तो इसलिए फुल इंक्लूजन इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, अभी तो है नहीं, फ्यूचर का आई डोंट नो। ओके, जितनी मैं समझ सक रही हूँ फुल इंक्लूजन इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये सारे चैलेंजेस हैं गाइस। तो सबसे पहली बात जो है, हैविंग रेटिफाइंग द कन्वेंशन, जब हम कन्वेंशन को रेटिफाई करें, अप्रूव किया हमने, रेटिफाइड फिर बता रही हूँ अप्रूव करना होता है, ठीक है। It is legally binding on us as a country to review all policies and laws. जब हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने रेटिफाइड करा, साइन करा मार्च जो है 2007 में, तो हम क्या हो गया, हम लीगली कानूनी तौर से बाध्य हो गए। एक तो होता है ना बोलने से सिर्फ कि आपको ये करना है, कितने लोग करेंगे, लेकिन जब कानून के डंडे की बात करते हैं, कानून जब ऊपर आ जाता है तो अच्छे अच्छे को करना पड़ जाता है। इसीलिए शायद बाध्य करने के लिए ये पॉलिसीज लॉज ये सब जो है वो बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम बाध्य हो गए कानूनी तरीके से, लीगली बाइंडिंग ऑन अस एज ए कंट्री, एक देश के रूप में, टू रिव्यू ऑल पॉलिसी, सारे पॉलिसीज जो पहले बनी हुई थी, सारे लॉज जो हमारे पहले बने हुए थे, उनको सबको रिव्यू करो कि क्या वास्तव में जो उनमें लिखा है सच में लोगों को मिल रहा है, इसे रिव्यू करना था सबसे पहले। तो सबसे पहले तो यही बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, यही बहुत बड़ा चैलेंज हो गया इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। फिर रिव्यूइंग ऑफ those laws which are directly related to PWDs is not enough. Actually, more need to remove attitudinal barrier. अब ठीक है, आपको सिर्फ अपने रिव्यू कर दिया सारे एक्ट को पीडब्ल्यूडी के, तो इतना काफी नहीं था इम्प्लीमेंट करने के लिए यूएनसीआरपीडी को। क्यों? क्योंकि सबसे मेन जो बैरियर आता है, हमने इंक्लूजन की भी बात करी थी गाइस, जब मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन के बैरियर्स की बात करी थी आपसे, आप लोगों को याद होगा कि वहां पे सबसे मेन चीज क्या था, एटीट्यूडनल बैरियर। हमारी जब सोच जब तक नहीं बदलेगी, हमारे जब हमारा जो है ना बाधा, कैसे व्यवहार संबंधी विचार, हमारा थॉट, है ना, हम किसी चीज के बारे में किस तरीके से, जब तक वो ग्रास रूट लेवल पे नहीं बदलेगा, तब तक चीजें बदलने वाली नहीं है, चाहे आप नेशनल पे करिए उसे, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे करिए। सबसे पहले बेसिक लेवल पे आम व्यक्ति की सोच को बदलना। जब ये सोच आएगी ना कि ये एक व्यक्ति की प्रॉब्लम नहीं है जिसके घर विकलांग व्यक्ति है, ये पूरे समाज की प्रॉब्लम है, और जब पूरे समाज की होगी तो फिर वो पूरे देश की प्रॉब्लम बनती है, और देश की होगी तो पूरे विश्व की प्रॉब्लम है। जब इसी स्तर पे ग्लोबल लेवल पे हम चीजों को सोचेंगे, तो चीजें, हमारा विजन जो है वो बढ़ेगा गाइस, और विजन बढ़ेगा तभी जो है वो चीजें जो है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। आफ्टर इंडिया साइन द यूएनसीआरपी, द बिगेस्ट चैलेंज, अब चैलेंज क्या आया भाई, साइन तो करके आ गए जी, ठीक है, तो बिगेस्ट चैलेंज arose was the norms established by this international convention, and there is a lot of difference between India's present political services and how to reduce this gap. तो जो नॉर्म्स उसमें बनाए गए थे एक्ट आपके जो कन्वेंशन में, और जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन थी पॉलिटिकल वाली, ठीक है, तब 2008 में जब हम कोई फोर्स में आया है, तो उनमें तो बड़ा अंतर था। अब उस गैप को एकदम से कैसे पूरा करते हैं? मैं फिर भी कहती हूँ आपको, इंक्लूसिव की बात करते हैं, बैरियर फ्री की बात करते हैं, कोई जादू थोड़ी नहीं है, कोई जिन थोड़ी ना आएगा कि ऐसा छड़ी करेगा और सारा एनवायरमेंट बैरियर फ्री हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, टाइम लगेगा इसके लिए, ठीक है। तो ये अंतर कैसे कम किया जाए, ये चैलेंज आ गया, पॉलिसीज में और उन सब में तो बहुत अंतर था, डिफरेंस था, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि खाली हम ये सोच के तो नहीं रह सकते ना कि अंतर कम नहीं हो सकता जी, बहुत गैप है, कोई भी गैप हो रिमूव हो सकता है जब हम कोशिश करेंगे, किससे, पॉजिटिव थॉट के साथ में। तो हाउ टू ओवरकम दीज चैलेंजेस, ये ओवर चैलेंज को ओवरकम कैसे किया गया, इन दिस रिगार्ड कंट्री नीड टू, मेन जो बेसिक थीम है गाइस उसको मैंने रखने का प्रयास किया है, कंट्री नीड टू प्रमोट रेगुलर अवेयरनेस प्रोग्राम। सबसे पहली चीज बेसिक, सबसे पहले तो अवेयरनेस फैलाई है हम लोगों में इस चीज की, फिर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। पॉलिसीज पे ऐसा नहीं कि बस बन गई और बहुत बड़ा काम हो गया जी, बहुत पब्लिसिटी कर दी बन गया, नो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रिक्टली उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है, सख्त कार्यवाही उसके ऊपर जो है वो की जाए। एडवोकेसी बाय पर्सन विद डिसेबिलिटी देमसेल्फ, और उन्हें एडवोकेट किया जाए, पर्सन विद डिसेबल को इतना इतना जो है वो आंतरिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, एडवोकेट किया जाए, ताकि वो खुद से उनकी वकालत के लिए वो किसी के लिए किसी पे डिपेंड ना हो कि हमारे बारे में हमारे पेरेंट्स बोलेंगे, हमारे बारे में हमारे टीचर्स बोलेंगे, हमारे बारे में समाज बोलेगा, हमारे बारे में कोई और बोलेगा ना। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप यूएनसीआरपीडी को अप्लाई करने की बात कर रहे हैं, तो वकालत, वकालत का मतलब एडवोकेसी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस।
ठीक है, हर मेरे ख्याल से हर उसमें आता है, आपके जो डीएड हो बीएड हो किसी में भी हो, सब में आता है कैसे। ठीक है, तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि डिसेबल पर्सन को एडवोकेट किया जाए, उनको एडवोकेसी सिखाई जाए। ठीक है, और वो एडवोकेसी किस तरह से, उन्हें खुद से स्ट्रांग, वो अपनी वकालत अपने अधिकारों के बारे में खुद से लड़ सके, खुद से उनका संरक्षण जो है वो कर सके। तो ये होती है एडवोकेसी। क्लियर? ठीक है, खुद के वकील वो खुद बनेंगे, अपने बारे में वो खुद बोलेंगे, लाइक दैट। तो ये गाइस से कुछ एक चैलेंजेस थे, और उन चैलेंजेस को किस तरह से ओवरकम कर रहे थे, फिर रिपीट कर रही हूँ। अवेयरनेस प्रोग्राम, स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट ऑफ द पॉलिसीज, एंड एडवोकेसी विद द पर्सन ऑफ द डिसेबिलिटी देमसेल्फ। क्लियर है? तो गाइस ये था आज का सेशन यूएनसीआरपीडी के ऊपर। आई होप कि आपको सेशन समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, और चाहे आपका जो है वो डिप्लोमा बीएड एंड एमएड का क्लासेस हो, एग्जाम हो, सब में गाइस आपका ये बहुत ही वाइवा का भी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल एग्जाम्स के टाइम पे भी आपको ये बहुत काम आएगा। और एज ए स्पेशल एजुकेटर गाइस, जब आप पेरेंट्स से डील करते हैं, पेरेंट्स को काउंसलिंग देते हैं, तब भी आपको इन एक्ट की जानकारी गाइस बहुत बहुत अच्छे से होनी चाहिए, थॉरो होनी चाहिए। यही आपकी जो है वो ट्रेनिंग का बेस होना चाहिए, आप बोल सके इनके बारे में, इनके बारे में बता सके आपको। तो आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा गाइस। मैंने कोशिश की है कि लगभग सारे कंपोनेंट्स इसमें आ जाए, और आपको डिटेल में चीज समझ में आए, और आपको किसी और चीज को सर्च करने की आवश्यकता ना पड़े। फिर भी गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि आप लोगों को फिर भी और डिटेल में जानना है, ये आर्टिकल्स 50 के 50 आर्टिकल्स को और डिटेल में पढ़ना है कि एजुकेशन के एक्ट में आर्टिकल में क्या कह रहा है, एक्सेसिबिलिटी में कह रहा है, तो आप जो है एक बार एक्ट को जो है वो डाउनलोड करके, और फिर जो है आप उसे गो थ्रू एक रीडिंग दे सकते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी एज ए टीचर ट्रेनिंग के कोर्सेज के लेवल पे बोलूँ, या सीटेट एचटेट और ये डीएसएसबी का एग्जाम आ रहा है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ गाइस, तो आपको जो है इतना जो है आपके लिए इनफ होगा। ठीक है, अगर फिर भी गाइस कोई क्वेश्चन हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, बिल्कुल कंजूसी करने की जरूरत नहीं है। कमेंट बॉक्स की में कमेंट कीजिए, आपको आंसर जरूर मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट गाइस, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते रहिए। ठीक है, और बहुत ही जल्दी आपके जो है मैं डिप्लोमा की एक सीरीज शुरू करने जा रही हूँ, एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज। तो स्टे ट्यून विद द चैनल गाइस। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।